नमस्कार मंडळी, कल्याणकर कपिलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. जर तुम्ही आमचा मागचा एपिसोड मिस केला असाल तर तसं करू नका बरं. मागचा एपिसोड आमचा जरूर पहा आणि तो आहे दूधसागर धबधब्याचा. दूधसागर धबधब्याच्या सफरीनंतर आपण थांबलो होतो. खरं तर हा त्याच दिवसातील पुढचा भाग आहे, पण प्रत्येक भागाची योग्य मर्यादा ठेवून मी एकाच भागाचे 2 भाग करून तुमच्या समोर आणत आहे. दूधसागर धबधब्याच्या सुंदर सफरीनंतर माघारी फिरताना खडकाळ वाटेतून वाट काढत असताना मनात अनेक विचार होते. निघताना पुन्हा एकदा आमची जीप त्या नदी मार्गातून वाट काढत होती. त्या दिवशी एकतर सकाळी आम्ही खूप लवकर उठलो होतो आणि धबधब्यावरच्या इतक्या ऍक्टिव्हिटीज नंतर आम्हाला भुकेचे स्ट्रॉंग संकेत मिळत होते. आम्ही आलेल्या ट्रॅव्हल्स मार्फत आम्हाला लंच ही ऑफर होणार होतं आणि ते होतं एका विशिष्ट ठिकाणी, आणि ती जागा म्हणजे गोव्यातील नंदनवन फार्म. इथे आपल्याला अस्सल गोवन फूड मिळतेच, म्हणजेच काय तर इथला लोकल टच असणारं फूड. इथे पर्यटकांसाठी जेवणाची उत्तम सोय तर आहेच, पण शिवाय इथे असलेल्या फार्ममध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या औषधी आणि रोजच्या उपयोगातल्या वनस्पतींची रोपं पाहायला मिळतात आणि त्यापासून मिळणारे प्रोडक्टही इथे विकायला आहेत. इथल्या जेवणानंतर आम्हाला त्या सर्व फार्मची टूर घडणार होती. म्हणजेच काय तर थोडक्यात आमची पोटाची भूक तर शमणार होतीच, पण आमची बौद्धिक भूक सुद्धा इथेच शमणार होती. इथलं स्वागत सुद्धा अतिशय युनिक होतं. एक मुलगी आम्हावर फुलं उधळून आमचं स्वागत करत होती आणि फक्त आमचंच नाही तर इथे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाचं स्वागत अशाच पद्धतीनं केलं जातं. काय मग आहे की नाही गंमत? म्हणजेच काय तर तुमच्या क्षुधा शांतीच्या आधी तुमची मनशांती. इथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनाची काळजी घेणारं हे नंदनवन त्या क्षणीच मला खूप भावलं. आणि आता वेळ होती पेट पूजेची. इथे शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही पद्धतीचं जेवण होतं. आणखीन एक सांगायचं झालं म्हणजे इथे जेवताना आम्हाला रेस्टॉरंटवाला फील नाही आला. आम्ही खरंच एखाद्या आमच्या गोव्यातील नातेवाईकाच्या घरी जेवतोय की काय असंच आम्हाला वाटत होतं. सगळ्यात आधी आम्हाला वेलकम ड्रिंक देऊन आमचं स्वागत करण्यात आलं. ती एक आयुर्वेदिक चहा होती. जेवणाआधी ती प्याल्याने आपल्या पचनग्रंथींची कार्यक्षमता सुधारते आणि अन्न पचायला मदत होते. तर असं हे नंदनवनातील अफलातून अगत्य स्वीकारून आम्ही फार्मवरच्या पुढच्या प्रवासाला तयार झालो. फार्मवरील या पुढच्या प्रवासाचा टप्पा म्हणजे निव्वळ ज्ञानार्जन. इथे आम्हाला विविध वनौषधींची आणि मसाल्याच्या पदार्थांच्या रोपांची आणि त्यांच्या उपयोगांची आम्हाला फार सुंदर पद्धतीने माहिती दिली गेली. आपण अशा तुमच्या बसमध्ये आलेल्या का? बसमध्ये मग एक मिनिट, सगळ्यांनाच घेऊन यावं लागेल मला. एकच मिनिट थांबा. सगळ्यांना मराठी कळते? हो. त्यांना थोडं कळतंय. मॅम हा चालेल का? चालेल ना? ठीक आहे. तर दाखवेन, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला झाडं दाखवेन आणि त्याबद्दल माहिती सांगेन. तर हा टोटल जो एरिया आहे 150 to 200 एकरमध्ये वाटलेला आहे, पण आपण तेवढं नाही फिरणार आहोत. आपण फक्त जे डेमॉन्स्ट्रेशन पार्ट आहे ना तेवढंच फिरणार आहोत. ठीक आहे. तर सर्वात अगोदर मी तुम्हाला इथे दाखवेन ही काळी मिरी जी सध्या लागलेली आहे. पावसानंतर ही लागायला स्टार्ट होते. आता काही आणि 2-3 महिन्यानंतर यामध्ये लाल कलर येणार. ठीक आहे. जेव्हा लाल कलरमध्ये येणार ना तेव्हा आम्ही तिला काढतो. लाल कलरला डायरेक्ट उन्हामध्ये सुकवलं तर आपल्याला काळी मिरी मिळते, आणि लाल कलरला जर 2 मिनिटं पाण्यामध्ये उकळवलं ना तर त्यांची साली निघून आपल्याला सफेद मिरी मिळते, पांढरी मिरी. पण सफेद मिरी जी असते ती टेस्टमध्ये थोडी कमी तिखट असते, तिखट जास्त नसते, पण ती डोळ्यांसाठी खूप चांगली असते. तुम्ही हवं तर ती सलादमध्ये, जेवणामध्ये किंवा पाण्यामध्ये स्प्रिंकलर करून पिऊ शकता. इनफॅक्ट मुलांना सुद्धा देऊ शकता. आणि जी काळी मिरी असते ना ती सर्व मसाल्यामध्ये खूप तिखट असते, त्यांचा अरोमा पण खूप स्ट्रॉन्ग असतो. ते नीचे गिर जाएगा. और ये जो पत्ते होते हैं ना हम इकट्ठे करते हैं और इन पत्तों से हम प्लेट्स बनाते हैं, जिसमें अभी आपने खाना खाया था ना वो वाले जो डिस्पोजेबल है, 1 टाइम यूज़ किए जाते हैं. हम जस्ट क्या करते हैं, शेप देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं. हमने यहाँ पे मस्त बनवलं ना. माझ्याकडे भरपूर होते. दिवाळीला करे कलरिंग करायचं. हा, वारली प्रिंट काढली तर आणखी सुंदर दिसेल ना. तो यहाँ पे जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये वेरिला की पेड़ है.
है। ये ना अच्छी खासी ऊपर चली जा रही थी, लेकिन किसी ने इसे तोड़ दिया, ठीक है। तो ये अभी इसको फ्लावर नहीं आएंगे। जब वेनिला के फ्लावर्स आते हैं ना, आपको ऑर्किड फ्लावर पता होंगे, हाँ, वो इन्हीं के फैमिली से है। और एक फ्लावर लगने में 4 साल लेता है ये बेल। और उसके बाद में उस फ्लावर का जो बीज प्रसारण होता है ना, मेक्सिको में, ये नेटिव मेक्सिको से है, तो वहाँ पे पंछी करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्लाइमेट की वजह से वो पंछी नहीं है, तो हम हाथ से करते हैं। मतलब एक टूथपिक लेते हैं या फिर पॉइंटेड कोई चीज़ लेते हैं, उससे उसका पॉलिनेट हाँ होता है। लेकिन उसके लिए भी लेडीज़ और छोटे बच्चे ही चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, जेंट्स पॉलिनेट नहीं कर सकते। और उसके बाद में उसको एक पॉड आ जाएगा, जिसे वेनिला पॉड हम कहते हैं, जिसे लंबा सा दिखने में पहले इतना खरीदी करना है तो एक पॉड को ना उंगली पे लपेट लेना 3 सेकंड तक, और उसके बाद में छोड़ देना। अगर वो सीधा हो गया तो वो अच्छा है, अगर वो ऐसा कर्व रह गया या फिर टूट गया ना, तो उसमें का एसेंस निकाला गया है, ठीक है। हो चालेल, जास्त करपवायची नाही, हलकीशी हलकीशी, कारण ती बारीकच होत नाही ना त्याच्यात. ये काय यहाँ पे देखिए, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, इसका अरोमा देखिए। ये आपने कभी मंदिरों में वगैरह आप गए होंगे तो इसका अरोमा आपने लिया होगा, थोड़ा सा कपूर कम्फर की तरह आता है। तो इसको ना पचौली फ्लावर्स कहते हैं, जिसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो डिफ्यूज़र में डाला जाता है रूम फ्रेशनर के लिए। तो मोस्टली ये मंदिरों में ही होता है, अच्छा स्मेल आने के लिए। और जो अरोमा थेरेपी होती है ना, तो उसके लिए ये ऑयल यूज़ होता है, पचौली ऑयल, लेवेंडर ऑयल, और हमारा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा होता है, और लवंग का तेल। ये सब ऑयल मिला के एक मसाज ऑयल तैयार किया जाता है, जो हम रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होता है। जो आप अरोमा थेरेपी करते हो ना गोवा में, तो उसमें यही ऑयल होता है। तो गोवा में अरोमा के लिए हम पचौली और मोगरा, मोगरा मतलब जस्मीन, ये 2 हैं फ्लावर जिसका हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो नेचुरल फ्रेश अरोमा देता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये लौंग का पेड़ है। लौंग, एक पेड़ लौंग हमें 15 से 16 साल के बाद लौंग देना स्टार्ट करता है, और उसके बाद में ये हमें 100 साल तक लौंग देता है, ठीक है, 100 साल तक। और लौंग मतलब ना छोटी छोटी कलियाँ होती है, वो खिलने से पहले उन्हें निकाला जाता है। तो जब कलियाँ रेडिश कलर में आती है ना, तो उनको निकाल के हम छाँव में सुखा देते हैं, और उसके बाद में हमें प्योर लौंग मिलता है। तो ये लौंग भी ना 2 टाइप्स के होते हैं कलर में, एक ब्राउनिश कलर रहेगा और एक ब्लैक कलर रहेगा। तो आप कौन सा खरीदोगे? ब्लैक ब्राउन, क्योंकि उसमें उसका नेचुरल ऑयल होता है और दिखने में थोड़ा मोटा भी होता है। आप थोड़ा सा नाखून से उसको दबा दोगे ना, तो उसमें का ऑयल बाहर आएगा, और जो ब्लैक कलर का होता है ना, उसमें का ऑयल निकाला जाता है। इसीलिए ना मसाले कभी कभी हम कहते हैं ना, मार्केट में सस्ते होते हैं, और कहीं शॉप में जाओ मसालों के, तो वहाँ पे थोड़े महंगे होते हैं, तो उसके क्वालिटी पे डिपेंड होता है। तो लौंग का जो तेल होता है मोस्टली हम दांतों के लिए यूज़ करते हैं, दांत दर्द है उसके लिए, या फिर ना ये जैसे रिलैक्सेशन, जैसे अरोमा ऑयल में भी यूज़ होता है। लेकिन आपको अगर घर पे ट्राई करना है ना, हम कभी ट्रैवल करके आते हैं या फिर ऑफिस से आते हैं ना, तो बहुत थकावट होती है, नहाने के बाद भी थकावट नहीं जाती है। तो उसके लिए ना हमारा जो कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ना फिल्टर, नॉन फिल्टर कोकोनट ऑयल, या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर हमारा साजुक तुप जो हम कहते हैं घर में, उसमें 2 बूंद लौंग के तेल के मिलाने हैं, और फॉरहेड मसाज करना है। मसाज करने के लिए पीछे से लेके ऊपर तक जाना है, एक 5 से 10 मिनट तक मसाज करना, उसके बाद में नहाने के लिए जाना, और फिर आपको रिलैक्सेशन फील होगा, ठीक है, क्योंकि उसका एक अरोमा होता है, उसके लिए हमको अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा सर्दी के दिनों में भी घर पे हम क्या करते हैं, गुड नाइट या फिर ऐसा एक ये लगाते हैं, जैसे विक्स का सांस लेने के लिए लगाते हैं, तो उससे भी अच्छा है डिफ्यूज़र में लौंग का तेल डाल। सबको पता है ज़मीन के अंदर लगती है। जब हल्दी के पत्ते पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं ना, नीचे रूट्स में हल्दी रेडी हो जाती है, फिर इनको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद पहले पानी में बॉईल कर देते हैं, फिर उसके बाद में धूप में सुखा के इनकी पाउडर बना दी जाती है। आपको पता है ये जो नेचुरल हल्दी होती है, इसमें और जो मार्केट में से लेते हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ना इन हल्दी में कुरकुमिन नाम का ऑयल होता है, जो ऑयल आप अगर होम्योपैथी के शॉप में पूछोगे ना, उस ऑयल की रेट 600 से 700 पर 10 ml इतना होता है, इतना महंगा वो ऑयल होता है, क्योंकि वो हर एक बीमारी में काम आता है। इसीलिए जब तक ये मार्केट में जाती है तो उसका ऑयल निकाल लिया जाता है। ये भी आपने 2 कलर की हल्दी देखी होगी ना, एक थोड़ी सी डल कलर होती है, दिखने में अच्छी नहीं होती है, और एक बहुत अच्छी होती है दिखने में। तो कौन सी लोगे आप? जो अच्छी नहीं दिखती है वो लेना, क्योंकि उसमें उसका नेचुरल ऑयल होता है, ठीक है। और जैसे पहले के ज़माने में हम खांसी के लिए हल्दी वाली दूध पीते थे, हल्दी वाले दूध, तो उसमें खांसी चली जाती थी। अभी खांसी चली नहीं जाती है, क्योंकि उतनी प्योर हल्दी हमें नहीं मिलती है।
और हल्दी को ना पुअर मेंस सेफ्रॉन भी कहा गया है, गरीब लोगों का केसर, क्योंकि जो बेनिफिट हल्दी देती है वो केसर भी देता है इसीलिए। दाखवा जरा, दाखवा. हातात घ्या तुम्ही तुम्ही तुमच्या हातात घ्या ना, असं दाखवा, फक्त कॅमेराला दाखवा. ओके, थँक्यू. गोव्यामध्ये ना फक्त हिरवी वेलचीच उगवते, काळी वेलची उगवत नाही, ती तुम्हाला केरळामध्ये भेटेल. तर ही हिरवी वेलची कुठे उगवते, हे ना रूट्स कडे जे शूट्स निघालेत ना, यांच्यावरती ना व्हाईट कलरची फुलं लागणार आणि ती फुलं एवढी नाजूक असतात कारण आपण परत परत त्यांना टच करू. हाँ का? ठीक है, ये हमारी हरी इलायची. ठीक है, हरी इलायची जब ये रूट्स के शूट्स पे लगती है तो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं. वो फ्लावर इतने सेंसिटिव होते हैं, हम बार बार टच कर देंगे, शोर ज़्यादा मचा देंगे या फिर भीड़ कर देंगे ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये दुनिया में 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है, मतलब दुनिया में 3रे नंबर में आती है, सबसे महंगी वाली. तो आप मुझे बता सकते हैं पहला और दूसरा कौन सा है? पहला महंगा वाला मसाला कौन सा है? काळी मिरी. काली मिरी किंग ऑफ स्पाइस है, मसालों का राजा. लेकिन सबसे महंगा वाला मसाला आप बता सकते हैं? इलायची 3rd नंबर पे आती है. खसखस. केसर. केसर सबसे ज्यादा महंगा होता है. और केसर के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं उस फ्लेवर की, चॉकलेट, कॉफी, वेनिला. चॉकलेट स्पाइस नहीं है. वेनिला जो 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है, और 3rd वन हमारी आती है हरी इलायची. ठीक है, तो केसर आपको गोवा में नहीं मिलेगा, ओनली कश्मीर मिलेगा, लेकिन वेनिला, हरी इलायची और बाकी के स्पाइसेस ये आपको गोवा में मिलेंगे. तो ये हरी इलायची और जो केसर और जो वेनिला, इनके जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो तीनों फ्लावर्स इतने सेंसिटिव होते हैं, इसलिए डायरेक्टली सनलाइट में भी हम नहीं सुखाते हैं, हम उनको शेडेड में ग्रो करते हैं. और ग्रो करने के बाद जब वो फ्लावर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको निकाल के हम छांव में सुखा देंगे. उसके बाद में हमको प्योर हरी इलायची मिल जाती है. इसका अरोमा ना बहुत स्ट्रांग होता है. आपने कभी देखा होगा मार्केट में थोड़ा सा कलर शेडेड होता है. हरी इलायची जो ग्रीन होती है और थोड़ी सी येलोइश कलर में थोड़ी फीकी होगी, तो ना उसमें का एसेंस निकाला जाता है या फिर ऑयल निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा कलर चेंज हो जाता है. जब प्योर इलायची आप देखते हो ना, उसका कलर ग्रीन होता है. कुछ जगह पे पाउडर भी मारा जाता है, लेकिन जब आप अरोमा लेते हो, जब स्ट्रांग, जैसे इलायची खोल दो, अगर अरोमा आ गया तो वो प्योर इलायची है. ठीक है, और इलायची का यूज़ ना हम छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों में दिमाग नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सबका दिमाग एक ही लेवल का होता है, लेकिन वो बच्चा ना ध्यान नहीं दे पाता. तो ये पता है, इसको ना साइंटिफिक नेम है बास्को ओरेलिना नाम का. हाँ, बास्को ओरेलिना. इसके अंदर ना ये बीज होते हैं ना, उसका ना कलर निकलता है, जो कलर हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं या फिर सिंदूर बनाने के लिए होता है. ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे ना, तो ये देखिए कलर निकल रहे हैं. और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है आजकल. हाँ, लिपस्टिक में भी लिपस्टिक या फिर आई शेडो जो भी कॉस्मेटिक्स होती है उसमें, और मोस्टली सिंदूर बनाने के लिए. तो हमारे पास क्या है, ये पेड़ ज़्यादा नहीं है ना, तो इसके बनाए हुए कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है. अगर होते तो सिर्फ हम सिंदूर ही बनाते और कुछ नहीं बनाते, लेकिन हमारे पास अभी ये पेड़ ज़्यादा नहीं है. तो जस्ट वो अभी वो पक गया है ना, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया. यहाँ पे अभी मिला था मुझे. ये पक जाता है, फिर इसमें से निकाल. हाँ, इसमें से निकाल लेते हैं. ये देखिए, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये निकलेगा भी नहीं. कलर देख रहे. अभी आ रहे थे ना गेट पे, ये मिला मेरे को आते समय. तो हमारे प्लांटेशन में इसके ज़्यादा पेड़ नहीं है. ठीक है, अभी यहाँ पे आइए. फेकून देणार. ठीक आहे, घाल. कट लगाते हैं. कट लगाने के बाद उसमें से जो लिक्विड निकलता है ना, उसका हम धूप बना लेते हैं. तो ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी अरोमा या फिर केमिकल नहीं यूज करते हैं. जो धूप आपको लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन सांस लेने के लिए हार्मफुल भी नहीं है. हे जायफळाचं झाड आहे. जरासा वास तसा येणार, पण पानांचा काही उपयोग होत नाही. हे जायफळाचं झाड आहे. आपल्या आप बाजूला लोगों को मराठी नहीं समझ में आती है ना, नहीं, हिंदी? हाँ. ओके, तो मैं हिंदी में बात करूंगी. ठीक है, आता मैं हिंदी मध्ये हो, चालेल. बोलणार. तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जायफल का है, उसे नटमेग कहते हैं.
दिखने में लेमन की तरह आता है। जब ये रेडी हो जाता है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और इसके अंदर हमें 2 स्पाइसेस मिलते हैं, 2 मसाले। एक ब्राउन कलर का नट जिसे हम जायफल कहते हैं और उसके ऊपर ना रेड कलर का फ्लावर कवर्ड होता है जिसे हम जावित्री कहते हैं। तो जायफल और जावित्री हमें एक ही पेड़ पे मिलते हैं। जावित्री जो है हम मोस्टली मसालों में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे देश के बाहर जावित्री का उपयोग टीयर गैस बनाने के लिए होता है, जो पुलिस के पास होता है, जो गैस स्प्रे करने के बाद आंखों में से आंसू आते हैं। हमारे इंडिया में वो ना काली मिर्च से बनाते हैं, ठीक है। और जो जायफल होता है ना, ये खाने में बहुत थोड़ा यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ड्रग्स की तरह होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेते हो ना तो आपको नींद आने लगती है या फिर हम एडिक्टेड हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत है, जायफल वाली कॉफ़ी पीने की आदत है, तो हम कॉफ़ी से एडिक्टेड नहीं हो जाते, हम जायफल से एडिक्टेड हो जाते, तो हमें बार बार खाने का मन करता है और इसके वजह से क्या होगा, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि ये ड्रग्स की तरह होता है। इसलिए तो जायफल का यूज़ हम कभी कर सकते हैं। जब हमें नींद नहीं आती है तो दवाई लेनी होती है, तो दवाई की जगह आप 2 पिंचेस जायफल पाउडर दूध में मिला के पी दोगे ना तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और उसकी वजह से डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। और एक जायफल का उपयोग करना है और एक पतला सा लेप बना के घुटनों पे लगाना है। जब सूख जाएगा तब अपने आप गिर जाएगा, पट्टी वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं। ये आप 2 से 3 महीने करोगे ना, हफ्ते में 3 या 4 बार, तो आप देखना आपका घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि ये सब क्या है, आयुर्वेदिक है ना, तो इफेक्ट इमिडिएटली नहीं मिलेगा, आज किया तो कल नहीं मिलेगा, स्लोली होगा लेकिन परमानेंट होगा। ठीक है, आइए। ठीक है, इसके अलावा ना हम इसका तेल भी निकालते हैं, जो तेल ना आप किसी भी फेस प्रॉब्लम के लिए, मतलब जैसे पिंपल, एक्नी, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसीलिए डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है। तो इसके 2 ड्रॉप में आपको 10 to 15 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल मिक्स करना है और रात को सोने से पहले लगाना है। हफ्ते में 2 ही बार करना है और 2 से 3 महीने करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सब आयुर्वेदिक है, तो इफेक्ट स्लोली होगा लेकिन परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे और एक ग्रास आप देख रहे हैं, ये लेमन ग्रास की तरह ही दिखता है, लेकिन इसको सिट्रोनिला ग्रास कहा जाता है, जिसका अरोमा लीजिए। आपने ना एक गरम मसाले का है, जब कैशू के फ्रूट रेडी हो जाते हैं ना, ये मार्च अप्रैल मई में रेडी होंगे, तो उनके नीचे के नट्स हम निकाल देते हैं। हम हमारे फार्म में ड्रम रोस्टेड करते हैं। ड्रम रोस्टेड मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आग में या फिर मशीन में नहीं भुने जाते। एक लोखंड का ड्रम होता है आयरन का, उसमें डालते हैं और बहुत समय लगता है, उसको घुमा के उसको गर्म करते हैं। उससे क्या होता है, उस टेस्ट, नट का जो टेस्ट होता है ना, वो बरकरार होता है, वो निकल नहीं जाता है। और उसके बाद में जो फ्रूट होता है ना, उसका हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस फ्रूट के जूस को हम सड़ाने के लिए रखते हैं 1 महीने तक। उसके बाद में ना उस मटके में डाल देंगे, जो पीतल का होता है, कॉपर का, नीचे से आग लगा देते हैं। फिर ये बॉईल हो जाएगा ना, यहाँ पे ठंडा पानी डाला जाता है, यहाँ पे एक पाइप सिस्टम है, तो वहाँ पे वो जो वेपर होता है ना, ठंडा होके वहाँ पे ड्रॉप गिर जाएगा। जी वाफ निघते ना, ती वाफ फिरणार आणि पाणी थंडामुळे त्या वाफेचं पाण्यात रूपांतर होतं आणि ते तिथे जमतं, मग बाटली जातं। जो फर्स्ट हमें मिलता है उसको हम उर्राक कहते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, 5 to 10% अल्कोहल होता है, जिसे हम जंगल जूस भी कहते हैं और लेडीज ड्रिंक भी कहते हैं। वो सिर्फ आपको सीजन में पीने के लिए मिलेगा। उसके बाद में नाहीत ना, कपिलला टाका। अगर किसी को बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए रामबाण उपाय है। उसके लिए ना 1 या फिर 2 चम्मच आपको लेना है, उसमें पानी वगैरह। तर मंडळी, अशी होती गोव्यात तयार होणाऱ्या काजू फेणीची गोष्ट। टोटल हा ना, तरी पण ते प्रत्येकाचा रखरखाव. हा फार्म इतक्या सुंदर पद्धतीने मेंटेन ठेवणाऱ्या सर्व कार्यकुशल कामगारांचे मला अतिशय कौतुक वाटते, कारण एकाच फार्म मध्ये इतक्या वैविध्यपूर्ण रोपांचे संगोपन करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही। साकव, लाकडी साकव. तो माहिती आहे आपण काय याचं महत्व सांगा ना एकदा. यामध्ये ना सिट्रोनिला ऑइल घातलेला आहे, जो मॉस्किटो रिपेलेंटचं काम करतं आणि रिलॅक्सेशनचं पण काम करतं। कोण एक डेमो करा ना कोणीतरी परत. 2 मिनिटं जरा घ्या. हां, डबल रिलॅक्सेशन भेटेल. हां. हे पाण्याचे मिश्रण पाठीच्या कण्यावर सोडल्यास आपल्या पाठीच्या कण्याला रिलॅक्सेशन मिळतं। हे आहेत इथे मॅन्युफॅक्चर केलेले प्रोडक्ट। अगदी रास्त दरामध्ये इथे तुम्ही ते प्रोडक्ट विकत घेऊ शकता।
मी इथली अगरबत्ती ट्राय केली आहे, कारण आता ती माझी वापरून झाली आहे, त्यामुळे मी अतिशय खात्रीपूर्वक सांगू शकते की दर्जा अगदी उत्तम होता. त्यामुळे हे नक्की की इतर सर्वच प्रोडक्ट त्याच दर्जाचे असणार. विविध प्रकारचे ऑइल्स, ब्युटी प्रोडक्ट्स, अगरबत्त्या, साबण, फेसवॉश आणि गोव्याची प्रसिद्ध काजू फेणी असे वैविध्यपूर्ण प्रोडक्ट्स इथे होते. आपल्या दैनंदिन वापरातले मसाले ते इतके दर्जेदार होते ना, का त्याचा अरोमा त्या पॅकेट्सच्या बाहेर सुद्धा आपल्याला जाणवत होता. तसेच मध इत्यादी अनेक ज्या वनौषधी वगैरे होत्या ना, त्यांचे सुद्धा छोटे छोटे पॅक्स इथे उपलब्ध होते. आमच्या ग्रुपमधील साऱ्यांनीच प्रत्येकाच्या आवडीचे निवडीचे वेगवेगळे पदार्थ विकत घेतले आणि अशी झाली आमच्या नंदनवन फार्मच्या टूरची सांगता. मला पूर्ण खात्री आहे विविध प्रकारच्या वनौषधींची माहिती सांगणारा हा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल. आणि आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पाहत रहा कल्याणकर कपिल. पुन्हा भेटून नवीन भागात नवीन गमती जमती घेऊन. नंदनवनाच्या या हिरवळीवर रमताना मी स्मिता कांबळे तुमची रजा घेते. थँक्स फॉर युअर टाईम. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा लवकरच भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.